बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं DTV। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का 3 के प्रेसिडेंट एडवोकेट अदनान हुसैन अंजम साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि हल्का 3 गिलगित से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एडवोकेट अदनान साहब को अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और यकीनन हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आपका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, जिसमें आपका एजुकेशनल प्रोफाइल और पॉलिटिकल प्रोफाइल के हवाले से, साथ साथ आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आप बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। समर भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, DTV का और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अक्सर हम लोग मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में भी, हमारे लोकल चैनल्स यूटी में भी, कि आप लोग जो हमारा जो कल्चर है गिलगित बल्तिस्तान का, जो हमारी एक पहचान है, उसको निखारने में, उसको प्रमोट करने में आप लोग बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं इस धरती के बेटे की हैसियत से, मैं आप लोगों का एक नुमाइंदे की हैसियत से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके जो इक़दामात हैं उनको खराज तहसीन पर पेश करता हूँ। बाकी रही कज़ाफ़ी साहब, तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में, एक इल्मी घराने से मेरा ताल्लुक़ है। तो वालिद साहब मेरे बहुत क्या कहते हैं, हल्का 3 में, दनियोर में शेख ग़ुलाम हुसैन अंजुम साहब। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे शख्स का फ़र्ज़ंद हूँ जिसने सारी ज़िंदगी इलाके और अवाम की खिदमत में गुजारी है, माशाअल्लाह। तो बेसिकली हमारा ताल्लुक़ दनियोर से है, हल्का 3 से है। और रही मेरी जो तालीम, तो मैंने ग्रेजुएशन की थी ICV इस्लामाबाद से। उसके बाद मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में मैंने कुछ अरसा प्रैक्टिस की। उसके कुछ अरसे बाद फिर ये हो गया कि यहाँ पे कुछ सियासी हालात ऐसे हो गए कि मुझे भी फिर हल्के की सियासत में इंटरेस्ट लेना पड़ा। और फिर मुझे वहाँ को, इस्लामाबाद में जो प्रैक्टिस थी, सारा निज़ाम हम लोग रोल बैक करके मैं इधर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे आया। और फिर मुझे ऑफ़र हुई हल्का 3 में सदारत की। हमारे जो इंस्पिरेशन है, हमारे जो सन ऑफ साइल हैं जनाब अमजद साहब की तरफ से, तो वो मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात थी। तो मैंने वो एक्सेप्ट की और मैं एज़ आ प्रेसिडेंट हल्का 3 पीपल्स पार्टी मैं इस वक्त सर्व कर रहा हूँ और इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हूँ। एंड उसके अलावा और मैं विलिंग हूँ कि इस दफ़ा मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँ 2020 का। और इंशाल्लाह अब देखते हैं कि पार्टी क़यादत फ़ैसला जो करती है कि जिसके हक़ में वो अगर फ़ैसला करती है कि जो एलिजिबल होगा या ज़्यादा, अब देखा जाएगा जिसकी ज़्यादा खिदमत है, जिसको टिकट देंगी। तो मुझे उम्मीद ये है कि हो सकता है कि मुझे मिले, तो मुझे खिदमत का मौका मिला। अगर पार्टी फ़ैसला करती है कि हमारे जो कोई सीनियर हैं उनको मिल जाए, तो फिर पार्टी के मोटो को हम फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से हमने उसको प्रमोट करना है और हमने उनको सपोर्ट करना है। और इसी हवाले से कि हम लोग इसी उम्मीद पे कि हम लोग जीतेंगे भी इंशाल्लाह इस दफ़ा, क्योंकि हमारी जो पास्ट प्रोग्रेस है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा एडवोकेट साहब, प्रोफेशनली आप एक लॉयर हैं, तो आप अपने पेशे को छोड़ के फिर इधर आप पॉलिटिक्स के अंदर आ गए हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? असल में कज़ाफ़ी साहब, ये बेसिक देखें, हमारी जो लॉयर्स की जो हिस्ट्री है ना, इज़ अ वेरी वास्ट हिस्ट्री। कि आप देखें जितने भी हमारे बड़े पॉलिटिशियंस गुजरे हैं, हमारे जो कायदे मिल्लत हैं और इस तरह के काफ़ी बड़े दुनिया की हिस्ट्री में जिन्होंने नाम गंवाया, दे ऑल आर लॉयर्स एंड प्लीडर्स, और दे डिड वट एवर दे वांट टू डू बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ पॉलिटिशियन। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें कि एक आज़ाद हमारा होता है कि बतौर वकील हम लोग आज़ाद होते हैं, किसी के ताबे नहीं होते, मातहत नहीं होते। तो मैं तो ये कहूँगा कि वकील और सियासत उसका चोली दामन के साथ होता है, क्योंकि हमारी जो सियासत की जो हमारी जो इनिशियल स्टेज होती है वो थी हमारी बार के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ से हम लोग हमारी लर्निंग होती है। ठीक। और बार के इलेक्शन भी शायद इसीलिए रखे गए हैं कि हमारी लर्निंग होगी, आगे जाके हमने अपने अपने हलकों में सर्व करना होता है। तो लकली अब ये कि मैं 2017-18 का मैं
गिलगित बार एसोसिएशन का जो है डिस्ट्रिक्ट बार गिलगित का माजरत, उसका मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का चेयरमैन भी रहा हूँ। उन्होंने मुझे इज़्ज़त से नवाजा इसी हवाले से। तो ये फिर ये कि वकील और सियासत इनका चोली दामन का साथ। ठीक हो गया। अच्छा, आप हल्का 3 गिलगित से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त हल्का 3 के अंदर जो है वो उसकी वो क्या डायनेमिक्स हैं, क्या सिचुएशन है यहाँ पे? देखिए, अब वो अगर आप ये सवाल किसी और अगर यहाँ के किसी और पार्टी के कैंडिडेट से करेंगे तो वो ज़ाहिर बात अपनी फेवर की बात करेगा। लेकिन फिर ये टू बी फ्रैंक, अगर मैं तो एज अब एक न्यूट्रल मैं इस वक्त तज्जिया करूं पार्टी के अपने मोटो से हट के या अपने इंटरेस्ट से हट के, तो इस वक्त हल्का 3 में थोड़ी सी हलचल है, खिचड़ी पक रही है, लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन इसमें मैं एडिशन करूंगा कि बाकी रिगार्डलेस जो पार्टी एफिलिएशन है, ये मानने वाली बात होगी, आप चाहे किसी से भी पूछें, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन, कि पीपल्स पार्टी का जो नज़रियाती वोट है, जो वोट बैंक है हमारे हलके में ख़ास तौर पे, वो अपनी पैरों पे खड़ा है और अपने नज़रिए पे डटा हुआ है, जमा हुआ है। इंशाल्लाह उसी के बेस पे आने वाला इलेक्शन हमें लग रहा है कि हम लोग इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अदनान साहब, हल्का 3 गिलगित से जो है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। एडवोकेट साहब, आप ये बता दें कि माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या कारकर्दगी रही है हल्का 3 के अंदर? कज़ाफ़ी साहब, इसमें अगर आप प्रोग्रेस की बात करते हैं तो लास्ट जो हमारा टेन्योर रहा 2009 to 2014 था, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। हम ये कह सकते हैं कि बाहर ये शोशा हुआ कि रूमर्स हुई कि जनाब 10 साल पीपल्स पार्टी ने हल्के में हुकूमत की, गवर्नमेंट होने के बावजूद काम नहीं किया। लेकिन इट्स अ डायलेमा के हम लोगों ने, अब वो तब तो हम लोग वी वर वेरी जूनियर दैट टाइम, कि एक छोटी सी हमारी खामी हुई कि हमने जो काम किया उसकी हमने प्रोपोगेशन नहीं की प्रॉपर, जिस तरह अब हो रहा है। तब ये था कि 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि जिस पे लोग, जो हमारी आवाम है, वो उस पर पॉइंट आउट करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं। एक तो ये कि उस दौर में जो स्कीमें होती थी, ADPs होती थी, उनकी लागत कम होती थी। जो कैंडिडेट होता था उसके पास जो सोर्सेज का फुकदान होता था, उसके बावजूद हमारे कैंडिडेट ने, आफ्ताब हैदर साहब तब एक मंझे हुए सियासतदान, उन्होंने काम किया। अब मैं गिनवाना शुरू करूं तो सबसे पहले 30 बेड हॉस्पिटल था, वो ही हमारे दौर में बना, हमारे नुमाइंदे ने बनाया। अब ये KIU दनियो टू KIU ब्रिज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसला था। एक ही हमारा हैंगिंग ब्रिज होता था, जो बेरानो ब्रिज है, जो टनल के साथ। क्योंकि मैं खुद जाता था, हमें 30 मिनट 45 मिनट स्कूल जाते हुए हमें इंतज़ार करना पड़ता था। एक दौर ऐसा भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब एक साथ ट्रैफिक की रवानी है। ठीक। वाटर प्रोजेक्ट्स थे हमारे दौर में हुए, दनियोर में वाटर प्रोजेक्ट हुआ, बगरोट में हुआ, हरामुश में मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें, छोटे जो हेल्थ प्रोजेक्ट्स थे। तो मेन प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे डेवलपमेंट की, रोड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं अक्सर किसी महफिल में बैठता हूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मेरी एक आदत बन गई कि मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की, हमने बहुत ज़्यादा काम किया हल्के में, लेकिन उसमें तख्तियाँ किसी और ने लगाई, मेहनत हमने की, और उसका जो समर था, उसका जो फल था, किसी और ने आकर लूटा और खाया, और अब बैठ के डकारे मार रहे हैं। लेकिन मेहनत हमारे दौर की थी, हमारे नुमाइंदे की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो वो फिर एक परसेप्शन होती है, वो पॉइंट स्कोरिंग होती है, वो फिर हम उसके बारे में मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मैं कोई उस पर ओपिनियन नहीं दूंगा अपना। अच्छा एडवोकेट साहब, आप जिस हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, हल्का 3 गिलगित से, तो आप क्या समझते हैं आपके हलके के अंदर अहम इश्यूज़ क्या हैं जिनको आप हल करेंगे, उस पर आपकी तरजीहात होंगी? कज़ाफ़ी साहब, इसमें देखें कि इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हमारे हलके में
इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, और एक ख़ास तौर पे हम अगर जो मेन हब है दनियोर इसका जिक्र करें तो ये एक टाउन बन चुका है। हम लोग इस वक्त अभी तक तो कागजात में हम बतौर तहसील और गांव का नाम इस्तेमाल करते हैं दनियोर का, लेकिन लिटरली आप लोग आपको खुद अंदाज़ा, आप चल रहे हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, एक सहाफ़ी हैं, तो ये हमें इस बात का डर है कि सबसे पहले यहाँ पे ये होगा कि यहाँ की आबादी भ्रष्ट हो जाएगी अगर प्रॉपर मैनेज ना हो। तो चले अभी तो कुछ बिजली के मसाइल पैदा हो रहे हैं, पानी का है, सेवरेज का है, तो वो तो खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तो क्योर हो जाएंगे, वो तो हल हो जाएंगे। लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा इसमें हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे हल्के, ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा कि हमारा जो इतना बड़ा हल्का है 200 किलोमीटर पर मुहित है, जगलोट गुरु से लेके हरामुश तक। ठीक। तो इसमें हमारी जो सबसे अच्छी, जो हम कह सकते हैं कि हमारी किस्मत है कि हमारे हल्के के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हालांकि आप हरामुश को लें, बगरोर को लें, हम लोग ये समझते हैं कि दूर अफ्तादा इलाके हैं, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आप देख लें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा PhDs भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर, अल्लाह का शुक्र, ये हमारी खुशकिस्मती है। सिर्फ ये कि अब डॉक्टर्स PhDs हमारे आ गए हैं। इसमें ये है कि वो लोग अगर वो पढ़े हैं तो इस्लामाबाद जाके, कराची जाके, वो अपने शहर को छोड़ के बाहर जाके, वालिदैन ने मेहनत की, उनको पढ़ाया, अपना पेट काट के खून पसीने की कमाई से। सबसे पहले जो हम लोग ये चाह रहे हैं, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, इसी के साथ अब रिसर्च सेंटर भी होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमारा जो है कि रोटी कपड़ा और मकान तो हमारा है पीपल्स पार्टी का, कि हम लोग जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, वो तो हम लोग देंगे। लेकिन उसके अलावा ये कि जो एजुकेशन होगी, जो हेल्थ होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग फोकस करेंगे, हम लोग इसको प्रॉपर मैनेज करें। इसको जो एक मॉडल सिटी होती है उसको हम इस तरह मोल्ड करें कि वो जो है हमारे हलके में वो जो आबादी हो भ्रष्ट ना हो। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, अगर आवाम ने एतमाद किया, और मुझे यकीन भी है क्योंकि यही एक हलका है जिस पे नज़रियाती जो हैं पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं, नज़रियाती वोट भी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी पे एतमाद भी करेंगे और अपने नुमाइंदों को यहाँ पे जितवाएंगे भी। तो अब देखते हैं फिर हालात के मुताबिक हम लोग चलेंगे आगे। अच्छा एडवोकेट साहब, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या मैनिफेस्टो लेके आ गए, आपका इंतखाबी मंशूर क्या है? हमारा जो बेसिक एक ही इंतखाबी मंशूर है, जो हमारे कायदे मोहतरम है, कायदे अवाम है जनाब जुल्फ़िकार भट्टो साहब के दौर से चलता है, उसी के बेस पे तीन ही हमारे पॉइंट है कि रोटी कपड़ा और मकान। उसके अलावा हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो तो रोटी कपड़ा और मकान हो गया कि वो बेसिक राइट्स, बेसिक नीड्स तो हो गई, क्योंकि वहाँ से अगर बेसिक राइट्स, बेसिक नीड्स होगी तो गंदम की सब्सिडी से वो शुरू हुआ था, हो के फिर काउंसिल की शक्ल में आ गया, फिर 2009 का ऑर्डर आ गया, फिर यहाँ पे एक आईनी से अब असम्बली का सेटअप मिला जिस पे हमें थोड़ी सी खुद मुख्तारी मिल गई। तो हम ये इस वक्त है चाह रहे हैं कि हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएं और इसको और ज़्यादा इसको हम मोल्ड करें, क्योंकि अभी अवाम हमारी इतनी ज़्यादा बाशऊर हो गई है कि उनको फिर संभालना और उनको हुकूक देना ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। इसमें फिर हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के कायदे मोहतरम में जनाब अमजद एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा भी है कि जनाब इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद हम लोग लोकल जो बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे वो हम करवाएंगे, और ख़ासा सरकार जो का जो कानून है उसको हम लोग रिकन्सिडर करेंगे इंशाअल्लाह, अगर आवाम साथ देगी तो अब फिर इसके बाद अभी इलेक्शन करीब, मलकियत हक़ हकमियत का नारा लगाया था, और ये हम ही हैं, अमजद साहब की क़यादत ही है जिन्होंने हक़ हाकिमियत, हक़ मलकियत हमारा बेसिक जो मोटो है कि हमने हकूक़ दिलवाने हैं अवाम को, हमने जो मिल्कियत के हकूक़ हैं, जो हुकूमत के हकूक़ हैं, वो उनके ज़ामिन हम लोग हैं, क्योंकि शुरू से हमारी ही पार्टी ने अवाम को दिए हैं और हम ही उन्हीं के वारिस हैं और हम ही दे सकते हैं। इसका सबूत मैं बतौर सबूत में आपको ये पेश करूँगा कि जनाब हल्का-3 में सबसे बड़ा पहला जलसा हुआ था हक़ हाकिमियत, हक़ मलकियत का जनाब अमजद एडवोकेट साहिब की सरबराही में, और ये उनकी सबसे बड़ी फतह थी कि जनाब उनके नारे के ज़ेर असर और नारे को लब्बैक कहते हुए
मेरे ख़्याल में लाखों अफराद इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि एक हिस्ट्री है। उसके बाद फिर हमारी जो मरकज़ी क़यादत है जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सरबराही में, वो हमारे शाना बशाना खड़े हुए। हमारे हक़ मलकियत और हक़ हाकिमियत के नारे को उन्होंने आगे प्रमोट किया। असम्बली में हमारी बात हुई, लास्ट टाइम भी 1 हफ़्ते पहले फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसी हवाले से बात की। उसके बाद गिलगित जो शाही प्लो ग्राउंड है, गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा, अवामी जलसा, वो हमने करके दिखाया। चलास में हमने किया, स्कर्दू में हमने किया जलसा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम लोग कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आवाम को शऊर और आगाही दे रहे हैं। और पीपल्स पार्टी का बेसिक मकसद भी, हमारा मकसद हुक्मरानी नहीं है, हमारा मकसद है कि हम आवाम को शऊर दें, आवाम को ट्रैक बताएं कि जनाब इस ट्रैक पे चलेंगे तो आपके मामलात हल होंगे, आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होंगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी जो रिसेंटली हक़ हाकिमियत और हक़ मलकियत का जो स्लोगन लेके बढ़ रही है, आगे इलेक्शन में आ रही है, इसको अचीव करने में कहीं पे आपको रुकावटें तो नहीं है? एक चीज़। फिर दूसरा जो है वो, इसको आप आम मासिस को कैसे समझाएंगे कि हक़ मलकियत और हक़ हाकिमियत ये एक्चुअल है क्या चीज़? देखिए सर गज़ाफ़ी साहब, इसमें अगर रुकावटें होती ना, रुकावटें अक्सर होती हैं। देखिए बाज़ दफ़ा सियासी पार्टीज़ रुकावटें पैदा करती हैं, पॉइंट स्कोरिंग के लिए हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं होती। अगर रुकावटें पैदा की जाती हैं तो इतने बड़े जलसे गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री के नहीं होते, अवाम बाहर नहीं निकलती। उनको पता था कि जनाब ये मसाइल हमारे बेसिक राइट्स हैं। आप जो कह रहे हैं कि जनाब आप शऊर और आगाही कैसे दे रहे हैं, तो अगर आवाम को, अगर, क्योंकि ये जब लास्ट ईयर जब हमारे कायद आए मरकज़ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तो मैं ख़ुद गया था आफ्ताब हैदर साहब के साथ अपने हलके में। तो हमने डोर टू डोर कैंपेन की थी। हम यहाँ से गुरु जगलोर से लेके हरामुश के आखिरी कोने तक हम लोग गए हैं। ये सारी पट्टी हमने, ये नहीं कि सुबह दोपहर शाम हम लोग हर इलाके में जा रहे थे, उनको बता रहे थे कि हक़ मिल्कियत क्या है, हक़ हाकिमियत क्या है। और इसी का समर था कि हमारे हलके से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसी में हुई थी, इस जलसे में। लोगों को पता है कि जनाब हक़ हाकिमियत क्या है, हक़ मिल्कियत क्या, अपने हुकूक की बात हो रही है। तो बेसिक लैंड राइट्स हैं, बेसिक इनकी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो जो हमने कैंपेन की थी उसी की वजह से लोगों को शऊर आया, उन लोगों को पता चला, और फिर इतने बड़े जलसे हम करने में कामयाब हुए थे। अच्छा एडवोकेट साहब, आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे इलाके के इस वक्त अहम इश्यूज़ क्या हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारा हेल्थ सेक्टर इस वक्त बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। पावर सेक्टर, हालांकि हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्स, क्योंकि हर जगह हर इलाके में एक नाला है, लेकिन हम लोगों को कंज्यूम नहीं कर रहे। हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो सारे ज़ाया हो रहे हैं। तो हमारा जो एक टारगेट है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि जनाब हर इलाके में जितने नाले हैं वहाँ पे कम से कम 1 से 2 मेगावाट का अगर पावर जनरेशन कोई यूनिट बन जाता है तो हर इलाका पावर सेक्टर में खुद कफील हो जाएगा, वो किसी और के ताबे नहीं होगा, किसी और के मोहताज नहीं होगा। तो पावर सेक्टर तो खैर वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे, अब पॉलिसीज़ का हमें नहीं पता। उसके बाद अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से चलें, सी पैक आया है कि केस बन गया, थोड़ा बहुत हमें वो रिलीफ मिल रहा है। एजुकेशन में मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमें एजुकेशन में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि हमारे सालाना अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 200 से 300 के करीब जो हैं हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ जिनका एडमिशन होता है वो बाज़ का एडमिशन तो बाज़ फारिग होकर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में या हाउस जॉब कर रहे होते हैं, या फिर वो दूसरी अपनी आला तालीम के लिए लगे हुए होते हैं। तो उसके अलावा फिर जो बेसिक हमारा है कि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे जो हम लोग अक्सर हम समझते हैं हमारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला हमारे हुकूक का है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का है। हम ये समझते हैं कि जनाब हम पाकिस्तानी हैं, हम रहेंगे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमें खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, हमें अपने मामलात खुद हल करने दिए जाने चाहिए। तो अक्सर यही अल्फाज जो हैं जो हमारे अमजद एडवोकेट साहब हैं वो हर फोरम में कहते हैं कि हमें मुख्तारी, हमारी जो खुद मुख्तारी है
वो जो है वो मिलनी चाहिए, और हम खुद अपने फ़ैसले करें इलाके के हवाले से, अपनी कानून साजी किया करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखें अवाम समझती इन चीज़ों को, साथ भी देगी इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, आप एक फ़ॉरेन क्वालिफाइड एडवोकेट हैं, आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है इसका हल क्या कैसे मुमकिन है? कज़ावी साहब, इसमें मैं थोड़ी सी एक करेक्शन कर दूं। मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ है। मैं जो कहते हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम हम लोग कहते हैं कि अच्छा, अच्छा। उसी में किया। मैं बाहर लंदन में जाके मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं करेक्शन, क्योंकि एक्सटर्नल प्रोग्राम मेरा है। ठीक हो तो गया। बाद में फिर एफिलिएशन हो गई थी। अच्छा, तो सवाल भूल फिर गया। भी आप एक लॉयर हैं, आप बेहतर तौर पे इसकी लीगली स्टेटस को समझ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली जो गिलगित बल्तिस्तान का इशू है इसका हल कैसे मुमकिन है? देखिए, इसके बहुत ज़्यादा इश्यूज़, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम थे, मेरे अपने हर दिल बड़े अच्छे मेरे उस्ताद थे, मेरे अपने मामू जस्टिस शहबाज खान मरहूम साहब, वो मेरे इसी हवाले से उस्ताद भी रहे हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई भी और गाइड भी किया। लेकिन बाद में वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन गए, फिर उनकी फौतगी हो गई। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे कि बीइंग अ लॉयर, अगर सरताज अजीज़ कमेटी के आप पॉइंट्स देखें तो ही वाज द ऑथर, जस्टिस शहबाज वाज द ऑथर ऑफ दोज पॉइंट्स। उन्होंने दिए थे कि जनाब ये चीज़ें जो थी वो जो हैं वो हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि बाज़ ऐसे मामलात हैं कि हम लोग आधा तीतर आधा बटेर वाली सिचुएशन में हम लोग हैं। तो उन्होंने बीच का एक रास्ता बताया था, लेकिन अनलकली अब वो पॉलिटिसाइज हो गया। अब कोई और मामलात बीच में आ गए, हमें नहीं पता कि स्टेट इंटरेस्ट में था कि नहीं था। लेकिन एक कानूनदान की हैसियत से मैं कहता हूँ कि ये रिजॉल्वेबल है, लेकिन टू द सम एक्सटेंट, क्योंकि ये अगर हम 1948 की करारदादें देखें और पुरानी हम अपनी हिस्ट्री देखें तो फिर उसमें कुछ हिचीज़ हैं, लीगल हिचीज़ हैं। अगर वो हिचीज़ हम ख़त्म करते हैं तो हमारे लिए फिर वो सोल्यूशन ही सोल्यूशन है, और हम बन सकते हैं, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो वो फिर वो टेंडेंसी की बात है, इंटरेस्ट की बात है कि वही चीज़ कब और कैसे ख़त्म होती हैं, तो ये वक्त ही बताएगा। अच्छा एडवोकेट साहब, आप हल्का-3 गिलगित से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और इस वक्त जो है मेरे ख्याल में आप यंगेस्ट जो हैं वो एक कैंडिडेट हैं। यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये ओवरऑल सिचुएशन है इस किस्म की जो है वो आम मासिस जो है वो एक मौरूसी सियासत टाइप की है। मीन्स एक बास लोग हैं वो हमेशा के लिए ही जो है वो हल्के के अंदर ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं। यकीनन ये आपके लिए एक चैलेंज है। इसमें आम मासिस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? डेफिनेटली वो नए कैंडिडेट्स को भी जो है वो आजमा के देखें। माजी में जिन लोगों को आजमाया है उसकी निस्बत नए लोगों को भी मौके मिले। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कज़ाफ़ी भाई, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। अगर आप कहते हैं कि मौरूसी सियासत, तो जहाँ तक अभी तक जो सिचुएशन है टिल नाउ, इसमें यह है कि फ़िलहाल पहले कोई जीता हुआ किसी कैंडिडेट का भाई बेटा बहन नहीं आई, स्टिल दे आर कैंडिडेट्स, ठीक है कि नहीं। हमारे एक बहुत बड़े नाम है, हम खास तौर पर हमारे गिलगित बल्तिस्तान की बात हाँ बिल्कुल, एक दो जो मिसालें होंगी कि किसी का बेटा या फिर हयात नहीं हुआ हमारा कोई कैंडिडेट मौजूद, तो फिर वो होती होगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे इधर मैं देख रहा हूँ कोई मौरूसी नहीं है। बाज़ ऐसे लीडर पैदा हुए और ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने साबित किया कि हम लोग, जैसे मैं सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन अमजद एडवोकेट साहब, बीइंग अ यूथ एक पर्सन और एक अदना पार्टी का कारकुन, क्योंकि अगर मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन तो खैर वो एक हम बाय बर्थ वी आर पीपल्स, क्योंकि वालिद साहब की भी एफिलिएशन थी, अच्छा उनकी भी खिदमत थी बहुत पहले से। लेकिन ये है कि जो मोटिवेशन और जो डेवलपमेंट और जो इंकरेजमेंट अमजद साहब ने अपने कारकुनों को दी, जो यूथ को दी, जो अट्रैक्ट किया है इस वक्त, जो अगर यूथ की सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अगर पीपल्स पार्टी में है तो अमजद साहब की वजह से। उन्होंने कि वो उनको नौजवान को, यूथ उन्होंने मोटिवेट किया, बताया कि जनाब ये मसाइल है, ये आप अपने इस ट्रैक पे चलना है, इसके अलावा जो है हमारे पास कोई और हल नहीं है। तो मौरूसी सियासत जहाँ तक हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मुसलसल तो कोई कैंडिडेट इस वक्त 10-15 साल कोई जीता नहीं है, बीच में गैप आया है। तो अगर अब हम गैप की बात करें तो फिर वो हम उसको मौरूसियत में नहीं ले सकते, ठीक नहीं।
तो अब रही हमारे हलके की बात, तो हमारा हलका इट्स अ बैटल फील्ड ऑफ बिग गन्स, ठीक है कि नहीं। इसमें सबसे टॉप के और सबसे बड़े कैंडिडेट्स हमारे हलके के, और बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट हलकतीन आई एम द मोस्ट प्रेशर्ड पर्सन कि मैं मुझ पे प्रेशर ज़्यादा है पार्टी के हवाले से ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं आगे इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है। अब तो डिले हो गए हैं, तो कुछ थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन आ गई है। जब अनाउंसमेंट होगी डेट की तो उसके बाद देखते हैं कि कौन कैसे और क्या पैंतरे बदलता है। तो अभी तो कन्फ्यूजन ही है फ़िलहाल, सर्टेनिटी कोई नहीं है। अच्छा एडवोकेट साहब, ये जो इंतखाबी सियासत होती है उसमें और एक लीडर में मोस्टली हमारे यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो बस जस्ट सियासतदान बन के आ जाते हैं, लीडरशिप का फुकदान है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है? देखें, लीडर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बाय बर्थ होता है। लीडर जो होता है वो विजनरी होता है, वो फॉर द टाइम बीइंग वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए नहीं होता। लीडर जो होता है वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं होता, वो अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मिलत के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए वो 50 साल बाद का भी सोचता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रौंद के, ठीक है नहीं। अब अगर जो आप कहते हैं कि कैंडिडेट की आपकी बात करते हैं, कैंडिडेट तो हादसाती भी आ जाते हैं बाज़। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो हादसाती तौर पे कैंडिडेट बने, इलेक्शन जीत गए, लेकिन हम बल्कि हमारी ज़बान हिलेगी नहीं उनको लीडर कहना। लीडर के लिए अब आपके सामने कि कौन लीडर है। लीडर तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जनाब अपने ज़ाती मफाद से हट के सिर्फ अवामी मफाद की बात करता हो, दिन रात उन्हीं की खिदमत करता हो। तो ये 3-4 आपकी निशानियाँ होती हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, ठीक है नहीं। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा सिवाय अपने कायदे मोहतरम साहब की। तो मैं तो अपने अमजद एडवोकेट साहब हैं, मैं बबांग दहाल कहता हूँ कि इस वक्त हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सन ऑफ सॉइल होने का हक अदा कर रहे हैं। और हमें पता है कि वो कितनी तकलीफ़ें उठा रहे हैं, कितने मसाइल के शिकार हैं, कितना प्रेशर होता है, लेकिन वो स्टैंड फास्ट हैं हर वक्त, हर दम, दिन रात अवाम की खदमत के लिए, अवाम के मफाद के लिए, अवाम के हुकूक़ के लिए वो जंग लड़ रहे हैं। तो वो हमारे लीडर हैं। वो ताबत आखिरी दम तक हम उनको लीडर ही मानते रहेंगे। इंशाल्लाह वो साबित करेंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लीडर वो बैठे हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, आप एक यंग जो है वो कैंडिडेट हैं इस वक्त हल्के से, तो आप क्या समझते हैं हमारे यूथ के क्या मसाइल हैं हल्कतीन के अंदर और ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में यूथ की डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज करना, फिर इस तरह दीगर चीज़ों में? देखें, अभी मैं असल में ये पार्टी एफिलिएशन से पहले आई स्टार्टेड सोशल सर्कल, आई थिंक इट वाज 2012-2013। हमने ग्रेजुएट सर्कल के नाम से, क्योंकि यही यूथ के इशूज़ थे, ग्रेजुएट सर्कल गिलगित बल्तिस्तान के नाम से हमने काम शुरू किया। तो हमारा एक बेसिक जो था मोटो कि हमने यूथ को मोटिवेट करना था, उनके जो मसाइल थे उनसे हम, क्योंकि हम मसाइल हल नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि एक सोशल सर्कल है हमारा, तब की बात है। तो हम सिर्फ अवेयर करते थे आपके ये मसाइल हैं और इनको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता। तो ग्रेजुएट सर्कल गिलगित अब भी माशाल्लाह काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है ग्रेजुएट सर्कल। सिर्फ ये है कि जनाब वो फॉर द टाइम बिंग, उसमें ये है कि सबसे पहले हमारे पास ये है कि सबसे बड़ा जो मसला है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से खेपें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं मास्टर्स की, आला तालीम हासिल करके ग्रेजुएट्स की, लेकिन वो लोग यानी कि उस लेवल पे उन लोगों को आपको ख़ुद पता है कि नौकरियां नहीं मिल रही। इसमें हमारे जो यूथ है वो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसर्ट भी हो जाते हैं। बाज़ तो अक्सर कोशिश करते हैं कि वो अब्रॉड चले जाएं या कुछ और करें। तो अक्सर मैं उनको मशवरा देता हूँ, यार नौकरी ही सब कुछ नहीं होती, आप लोग ज़ीरो से शुरू करें, अपना कारोबार शुरू करें। इसीलिए हमने मुख्तलिफ ग्रेजुएट सर्कल के फोरम से सेमिनार्स हमने करवाई हैं। अच्छा, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। जनाब नौकरी ही कुछ नहीं होता, अगर आप चाहें, अगर क्योंकि हमारा जो इलाका है आने वाले वक्त का मैं कहता हूँ कि जनाब एक इकोनॉमिक जोन है बहुत बड़ा, दुबई की तरह हो जाएगा। क्योंकि सी पे यहाँ से गुना 3-4 हमारे यहाँ पे यानी कि हमारे 4 बॉर्डर्स मिल, अफ़गानिस्तान मिलता है, रशिया मिलता है, चाइना मिलता है। तो इससे हमने फ़ायदा उठाने का, अगर हम लोग बिज़नेस माइंड हो जाएं,
हमारे लोग अगर बिज़नेस की तरफ राग़िब हैं, हमारा जो नौजवान है, तो फिर आने वाले वक्त में फिर वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से वो लोग यहाँ पे आएंगे। मेरी ये उम्मीद है कि लोग यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने आएंगे दूसरे इलाकों से। तो मेरी अक्सर यही होती है कि जनाब मसाइल है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के हवाले से। और फिर ये आपने कहा कि स्पोर्ट्स के हवाले से, तभी तो मेरा सबसे पहले एक हमने लोकेशन भी देखी है 2 जगहों पे। अल्लाह करे अवाम हम पे एतमाद करती है, तो हमारी सबसे एक जुतल में और हमारे मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल के पास हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट ग्राउंड हो, या फिर एक हम ऐसा कोशिश करें कि मल्टीपर्पज़ हम लोग ग्राउंड बनाएं, जहाँ पे जो हमारी यूथ है वो उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, वो अपने जानेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश से में लगे कि अगर किसी भी तरह किसी भी फोरम से ये मामला हल हो जाए, तो मेरी तो पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द यूथ को मैं ये खुशखबरी दूंगा कि जनाब ये हम लोग कोशिश करेंगे, या मोहम्मदाबाद में या जुतल में, क्योंकि यहाँ पर दुनियोर में ज़मीन का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि अगर टूर्नामेंट्स वगैरह हो तो फिर हमारे पास पोलो ग्राउंड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटा पड़ जाता है। ठीक। अच्छा एडवोकेट साहब, आप जिस हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। इसमें आप क्या समझते हैं कि आपके जो पार्टी का टिकट तकसीम होगा उसमें क्या क्राइटेरिया होगा, उसमें आपके जिस कैंडिडेट को पार्टी का टिकट मिलेगा क्या वो जीत जाएगा? देखिए, ये सबसे बड़ी हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ हल्का 3, जो सबसे बड़ा गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा हल्का है, इस हल्के में विलिंग कैंडिडेट्स और सबसे सख्त हल्का है। ये बात याद रखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा टफ हल्का हल्का 3 गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक नहीं? लेकिन उसके बावजूद इस वक्त देयर आर 6% who wants to contest elections with their full zeal and zest। ये बात याद रखें, ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के सबसे बड़े हम कह सकते हैं कि जनाब कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे, उनके मुकाबिल में। तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये एक जमहूरी पार्टी की निशानी है कि जनाब हम लोग चाह रहे हैं कि जनाब नहीं, मैं इतने बड़े कैंडिडेट के ख़िलाफ़ मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के दिखाऊँगा, मैं जीतूँगा। मेरी तरह के 6 चले सीनियर्स आप रहने थे कि वो हैं, वो उनको एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है कि उनका साया हमारे सर पे और उनकी गाइडेंस है। हमारे जो सीनियर्स हल्का 3 के हैं जो कैंडिडेट्स हैं, लेकिन हम भी विलिंग हैं, हम भी चाह रहे हैं कि हम भी दिखा दें कि जमहूरी अमल कैसा होता है, को हम लोगों के नज़रिए की जाएंगे यहाँ पे। तो अब कैंडिडेट की जो आपने कहा कि जनाब क्राइटेरिया है, वो देखें, बाज़ ऐसे होते हैं कि पास प्रोग्रेस होती है, एक कैंडिडेट 2-3 दफ़ा लड़ा हुआ होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, उसका अपना वोट बैंक होता है। मेरा अपना ओपिनियन है। एक पब्लिक ओपिनियन होता है कि पब्लिक चाहती है कि एक दूसरा कैंडिडेट आए। एक कैंडिडेट ऐसा होता है जो खुद चाहता है कि मैं कैंडिडेट बनूं और लोग मुझे पार्टी भी टिकट दे और मुझे आवाम भी वोट दे। तो इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं एज आ पार्टी रुकन और एक मेंबर, यहाँ पे पास प्रोग्रेस देखी जाएगी, वोट। जाहिर बात है, हमने इलेक्शन करना है, हमने इलेक्शन जीतना है, हमने गवर्नमेंट बनानी है, हमने सिर्फ कंटेस्ट नहीं करना, हम हारने के लिए तो हम नहीं लड़ेंगे, ठीक नहीं? हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखनी है, हालात तो वाक़यात हम देखेंगे जनाब। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मेरी वजह से किसको नुकसान हो रहा है, खड़ा होने से पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है, पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। अगर मेरे दूसरे कैंडिडेट हैं, वो एमलगमेशन होगी या केमिस्ट्री है, हमारी पॉलिटिकल केमिस्ट्री हम कह सकते हैं कि इसमें अगर एक फार्मूला लगाएं तो उससे कौन सी चीज़ बाहर निकल आएगी, दूसरा लगाएं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जनाब अब ये पार्टी क़यादत पर मुनहसर है और हालात तो वाक़यात पर मुनहसर है कि जनाब पार्टी कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन एक बहुत चीज़ें सर्टन होती हैं कि हमारी पार्टी में सीनियर्स हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, उनके मामलात भी चल रहे हैं। तो हमें, मेरे ख़्याल में ये समझ है कि टिकट भी उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि हालात तो वाक़यात ऐसे हैं कि टिकट उनको मिलना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जनाब हमारे आफ्ताब हैदर साहब हैं, उनको मिलना चाहिए टिकट, क्योंकि हालात तो वाक़यात ऐसे हैं कि ही इज़ द ओनली मैन, ही इज़ द ओनली कैंडिडेट हु कैन विन दिस कॉन्टेस्ट। तो ये हमारी राय, अब देखते हैं आगे पार्टी क़यादत का क्या फ़ैसला होता है। अच्छा एडवोकेट साहब, आप जहाँ पे पॉलिटिकल उसकी प्रोफाइल रखते हैं, पॉलिटिकल आपका एक स्ट्रगल है, वहाँ पे हमने देखा है कि आप सोशल सेक्टर के अंदर भी आपका बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे काम किया है।
आप कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन के हवाले से, सोशल वर्क के हवाले से, आम मासिस को अट्रैक्ट करने के लिए, यूथ को एंगेज करने के लिए, ख़वातीन को जो हमारी पॉपुलेशन की 50% तादाद है उनको एंगेज करने के लिए फ्यूचर में आप अपनी इस हल्के के अंदर और जीबी के अंदर इस तरीके से सोशल वर्क को मज़ीद कैसे आप आगे लेके जाएंगे और आम लोगों को मज़ीद इस सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके इलाके की तरक्की के लिए आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं? कज़ाफ़ी साहब, इसमें देखें, सबसे पहले मेरी जो खुशकिस्मती थी कि जो मैंने सबसे पहले ग्रेजुएट सर्कल का नाम लिया। तो ग्रेजुएट सर्कल सर, उस टाइम हम लोग टोटल 6 बंदे होते थे, ठीक है कि नहीं? टोटल हम 6 बंदे। तो हमने कैंपेन स्टार्ट की मुख्तलिफ़ किस्म की। हमने एजुकेशन के हवाले से स्टार्ट की, हमने सफाई सुथराई के हवाले, क्योंकि हम लोग तब बहुत छोटे होते तो रिसोर्सेज की हमारे पास कमी होती थी। तो हमने 50-50, 100-100 रुपये, 500-500 रुपये हमने वो चंदा इकट्ठे किया अपनी जेब से। करने के बाद हमने ये सोशल एक सर्कल हमने स्टार्ट किया 2013 में। हम 6 बंदे थे। अब ये 2020 है, हमारे पास 280 हमारे मेंबर्स हैं। दे ऑल आर ग्रेजुएट्स। और ये अल्लाह का शुक्र है कि उनमें से 80% हमारे हल्कतीन के हैं। और वो लोग इस वक्त अपने अपने जो हैं एरिया में, अपने मोहल्ले में ग्रेजुएट सर्कल के फोरम से वो लोग काम कर रहे हैं। तो अब मेरी यही ख्वाहिश होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब पेंडेमिक का दौर था तो इसी ग्रेजुएट सर्कल ने ही तमाम क्वारंटाइन सेंटर्स का वालिद साहब की ताउन से हमने विज़िट किया। वहाँ पे हमने अशिया ज़रूरिया पहुँचाई, यहाँ तक हमने किताबें तक पहुँचाई। उसके बाद फिर कुछ राशन डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हुए, तो फिर हमने ही अपने बेस पे कुछ हमारे दोस्त थे, उन लोगों के ताउन से और हमने अपनी कंट्रीब्यूशन से तकरीबन हमने 300 से 400 घरानों को हमने ग्रेजुएट सर्कल के फोरम से ही हमने राशन तकसीम किया, एक महीने का पूरा। अल्लाह का शुक्र है। तो अब मैं ये मोटिवेशन होती रहेगी, इसी तरह हम लोग वर्क करते रहेंगे तो आगे इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा। तो पार्टी एफिलिएशन अलग है, लेकिन सोशल सेक्टर में। और सबसे बड़ी हमारी अच्छी बात है कि हमारा जो सर्कल उसमें दूसरी पार्टीज़ के लोग भी हैं, वो एफिलिएशन से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी इंशाल्लाह ये सोशल सर्कल है, ये हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ आगे हम सियासत करने का, ये असल सियासत करने का मकसद ही ये होता है कि हम लोग पार्ट अदा कर रहे हैं एक। और क्योंकि अगर मेरी पॉलिटिक्स में आने की एक बेसिक वजह भी यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो अगर बंदा सियासी हो, थोड़ा पॉलिटिकल हो, तो उसको फिर थोड़े से एक्सेस मिल जाती हैं हाई अथॉरिटीज़ को और दूसरे मामलात। तो फिर उसको ज़्यादा आसानी होती है अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को जो हैं वो जारी रखने के लिए। इसीलिए इस वक्त मैं बतौर सियासतदान भी इधर ही सोशल एक्टिविटीज़। अच्छा, लास्ट में आप अपने हल्के के अवाम को, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं 2 किस्म के मैं अक्सर मैं आजकल एक गहमागहमी है, एक सियासी और एक जो है मुआशरती। सियासी मेरी एक अर्ज़ है, मेरे जो मैं पहले मैं अपने हल्के के हवाले से करूँगा। यहाँ पे हमारे बहुत बड़े काबिल एहतराम हमारे जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं। मैं अब उनके नाम नहीं लूँगा, हमारा पूरा हल्का जानता है। इसमें एलिगेशंस और मेरी तमाम यूथ से और तमाम जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स उनसे अर्ज़ है, देखें ये इलेक्शन जो होंगे 2-3 दिन का ये खेल होगा, उसका फिर हमने अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने इलाके में रहना है। तो ये ज़ातियात पे ना जाया जाए। एहतराम अदब हम पे फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे सीनियर है। क्योंकि अब मैं एक कैंडिडेट हैं हमारे बहुत बड़े, तो वो तो खैर अब जिस तरह हमारे से जाफ़र शाह साहब हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बहुत पुराने पार्टी के मेंबर भी रहे हैं और पार्टी सदर भी रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन उनका एहतराम करना हम पे फ़र्ज़ है। और दूसरी बात ये कि फिर सियासत करना हमारा हक़ है, क्योंकि एक डाइवर्जन आती है, सियासी सोच सबकी अपनी अपनी एक अलग फ़िक्र होती है। तो मेरी तमाम कारकुनों से और तमाम जो हमारे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और अक्सर मोहल्लों में ये झगड़े होते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि एहतराम करें, आप लोग एहतराम करें एक दूसरे का, कंस्ट्रक्टिव आप लोग पॉलिटिक्स करें, डिस्ट्रक्टिव ना करें। तो ये आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मुआशरती मेरी एक अर्ज़ है कि आपस में, क्योंकि आजकल ख़ास तौर पे हमारा हल्का हब बन गया है, तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो एसार और कुर्बानी और इत्तेहाद को, बर्दाश्त को आप लोग फ़रोग़ दें, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने हमें टाइम दे समर दिया। भाई, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आपकी टीम का कि आप लोग आए और अपने व्यूज़ हमें शेयर करने का मौका दिया, मुझे बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, लास्ट में इस पैगाम के साथ कि इलेक्शन जो है वो वक्ती तौर पे है, एक दिन का इलेक्शन है। आप जो है वो वोट आपकी ज़मीर की आवाज़ से आप जिसको देना चाहते हैं आप खुल के दे दें, लेकिन इसमें नफ़रतें ना फैलाएँ, इसमें जो है वो लड़ाई झगड़े की या किसी किस्म के तासुबात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इलेक्शन के दिन में जाके इलेक्शन में वोट कास्ट करें और अपने जो है वो राय दही आप सर अंजाम दे दें। हमारा प्लेटफॉर्म DTV आपके लिए हाजिर है। जो भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। हमारे प्लेटफॉर्म में आके आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।